नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट के बारे में। तो ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट एक टेस्ट है और ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और इसके अलावा इसके अंदर से बहुत सारे कंपटीशन एग्ज़ाम में भी सवाल बनते हैं जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम। ठीक है, तो आराम से समझिए, अच्छे से समझिए, कंप्लीट समझ में आ जाएगा। और कि ये इम्पोर्टेंट एक टेस्ट है। ऑस्मोटिक शब्द तो आपने 10वीं 12वीं 11वीं में भी सुना होगा बहुत बार। ठीक है, लेकिन ये टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं अपने लेबोरेटरीज़ में। क्यों करते हैं, उसके पीछे कारण क्या है, वो हम समझ लेते हैं सबसे पहले। तो अगर हम इस टेस्ट को परफॉर्म करने के पीछे रीज़न जानना चाहते हैं तो ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट क्यों किया जाता है। तो हीमोलाइटिक एनीमिया ड्यू टू रेड सेल डिफेक्ट, एग्जाम्पल स्फेरोसाइटोसिस। ठीक है, तो स्फेरोसाइटोसिस एक कंडीशन है। स्फेरोसाइटोसिस क्या होता है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। स्फेरो का मतलब होता है स्पेरिकल शेप और साइटोसिस का मतलब सेल। मतलब जो आपके आरबीसीस होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आरबीसी, आपको याद रखना है। मतलब ब्लड से ही टेस्ट ये परफॉर्म करेंगे, लेकिन पूरा हमारा टारगेट कौन रहेगा, आरबीसी। ठीक है, अब आरबीसी आपका पता होगा कि ये बाइकॉनकेव शेप में होता है, इस तरीके से समझ में आ रहा है। तो ये बाइकॉनकेव शेप में होता है, लेकिन जब ये कंडीशन होता है तो स्फेरोसाइटोसिस में क्या होगा, आपका आरबीसी का शेप इस तरीके से स्फेरिकल शेप हो जाता है। क्लियर। और हीमोलाइसिस शब्द आपको पता है, बहुत सारे कंडीशन है इसमें, टर्म्स हैं जिसको आपको पता होना चाहिए। तो हीमोलाइसिस में क्या होता है, आरबीसी का टूटना हीमोलाइसिस या रप्चर्ड होना हीमोलाइसिस कहलाता है। इतना क्लियर हो गया। इसके अलावा यहाँ पर ऑस्मोसिस शब्द दिया है, इसका मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल यहाँ पर सिंपल है। जो आपका ये आरबीसी है, तो आरबीसी के जो सेल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, इसका जो मेम्ब्रेन होता है, ये किसी भी सॉल्यूट्स को अंदर आने नहीं देता और बाहर भी जाने नहीं देता है। इतना आपको समझ में आ गया। लेकिन ये H2O, ये मतलब पानी को ये अंदर भी जाने देता है और बाहर भी जाने देता है। क्लियर, ये ऑस्मोसिस आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको समझना है दो कंडीशन। कितनी कंडीशन, दो कंडीशन समझना है। सबसे पहला कंडीशन है आपके सामने, ये आपका एक टेस्ट ट्यूब है। क्लियर, अभी क्या लिखा है वो मत देखिए, यहाँ पर आप समझिए जो मैं आपको समझा रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये आपका टेस्ट ट्यूब है, इसमें आपने डाल दिया है आरबीसी, ठीक है, और उसके बाद इसके अंदर आपने डाल दिया है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्या डाला हुआ है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इसके अंदर पूरा आपने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन डाल दिया, NaCl। क्लियर, और ये आपका क्या है, आरबीसी। अब आप इस कंडीशन को समझेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है इफ़ द सेल आर प्लेस इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, दे श्रिंक ड्यू टू एक्जो ऑस्मोसिस। क्लियर, अब ये एक्जो ऑस्मोसिस भी हम समझाएंगे। अब क्या होगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन आप समझेंगे NaCl। हाइपर का मतलब ज़्यादा होता है और टोनिक का मतलब कंसनट्रेशन। इसका मतलब इसका कंसनट्रेशन क्या है, ज़्यादा है। किसका, NaCl का। यहाँ पर जो आपने सॉल्यूशन डाला है इसका कंसनट्रेशन क्या है, ज़्यादा है। अब जब इसका कंसनट्रेशन ज़्यादा है और इसका आरबीसी के अंदर कंसनट्रेशन कम है, इसका मतलब इसके बाहर जो है पानी क्या है, कम है, इसलिए कंसनट्रेशन ज़्यादा है। और आरबीसी के अंदर क्या है, पानी ज़्यादा है, इसलिए इसका कंसनट्रेशन कम है। इतना क्लियर हो गया आपको। तो ये दोनों चीज़ें आपको समझना है अच्छे से। क्लियर है। चलिए, अब जब इसका कंसनट्रेशन बाहर का ज़्यादा है, मतलब इसको डाइल्यूट होने के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए। समझ में आ रहा है। जैसे एग्जांपल आप समझेंगे, भाई ये आपने इसमें बहुत सारे शक्कर डाल दिए एक गिलास में, ठीक है, और आपने थोड़ा सा ही पानी डाला है, तो इसका कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है। इसको डाइल्यूट करना है तो आपको इसमें और पानी ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करना पड़ेगा, पानी ऐड करोगे तो ये डाइल्यूट होगा, सिंपल सा। जब पानी ऐड करते जाओगे तो इसका कंसंट्रेशन भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। क्लियर है। इसी तरीके से यहाँ पर ये चीज़ें हो रहा है। तो अब होगा क्या, आरबीसी का पानी, इसके अंदर का जो H2O है, ठीक है, ये H2O क्या होगा, बाहर निकलेगा। आरबीसी का H2 क्या होगा, बाहर निकलेगा। H2O क्या है, पानी है, पानी बाहर होगा तो इसका कंसंट्रेशन धीरे धीरे क्या होता जाएगा, हाइपर टॉनिक जो सॉल्यूशन डाला है उसका कंसंट्रेशन धीरे धीरे कम होता जाएगा। लेकिन इसका पानी तो बाहर निकलते जा रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्जो ऑस्मोसिस। एक्जो का मतलब बाहर जा रहा है। क्लियर हो गया। जिस वजह से ये आपका आरबीसी जो है क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, इस तरीके से छोटा हो जाएगा। आरबीसी अभी बड़ा था, इसके अंदर पानी था, पानी पूरा बाहर चला गया, अब आरबीसी क्या हो जाएगा, आपका छोटा हो जाएगा या श्रिंक हो जाएगा, इस तरीके से। समझ में आ रहा है, एक्जो ऑस्मोसिस के कारण। क्लियर।
ये आपका पहला कंडीशन था। दूसरा कंडीशन जस्ट इसके अपोजिट है, वो भी हम आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं जल्दी से। दूसरा कंडीशन क्या है, क्लियर, आप ध्यान से समझेंगे। ये आपने दूसरा टेस्ट ट्यूब ले लिया। अब इस टेस्ट ट्यूब में आपने फिर से क्या डाला है, ये आपने आरबीसी डाल दिया, क्लियर, आरबीसी डाला। अब इसमें आप हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की जगह आप क्या डाल रहे हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। कौन सा डाल रहे हैं, हाइपो, ठीक है, NaCl है ये भी, और ये आपका क्या है, आरबीसी है। अब देखिए इस कंडीशन में क्या होगा, जस्ट अपोजिट होगा। बाहर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, अंदर क्या है, ये आपका आरबीसी है। अब होगा क्या, इसका जो पानी है या H2O है वो किधर जाएगा, आरबीसी के अंदर जाएगा। किधर जाएगा, आरबीसी के अंदर जाएगा, क्योंकि डाइल्यूटेड है बाहर और पानी अंदर जाएगा, मतलब इसमें एंडोऑस्मोसिस, ये शब्द दिया हुआ है एंडोऑस्मोसिस। लिखा भी है, क्या लिखा है वो आप समझ लीजिए। द रेड सेल्स एब्जॉर्ब वाटर व्हेन कीप्ड इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, मतलब ये वाटर को एब्जॉर्ब करेगा जब आप हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में किसको डाल रहे हो, आरबीसी को डाल रहे हो, रेड सेल्स को डाल रहे हो। किसके कारण, एंडोऑस्मोसिस के कारण। एंडो मतलब अंदर, क्लियर, वर्ड को आप समझेंगे ना ध्यान से तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। एंडो मतलब अंदर, पानी कहाँ जा रहा है, अंदर जा रहा है। अब होगा क्या, पानी जब बाहर जा रहा था तब तो सिकुड़ गया था, अब अंदर पानी जा रहा है तो आरबीसी आपका क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। आरबीसी जब फूलेगा तो ये क्या हो जाएगा, एक कंडीशन ऐसा आ जाएगा, सेल्स इसके क्या हो जाएंगे, रप्चर्ड हो जाएंगे, मतलब टूट जाएगा इस तरीके से। टूट गया, अब टूट गया मतलब क्या हो गया, हीमोलाइज हो गया, सिंपल, क्या हो गया, हीमोलाइज हो गया। इतना समझ में आ गया। तो ये एक कंडीशन है। और तीसरा कंडीशन क्या होता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन मतलब आप लोगे बाहर का कंसंट्रेशन और आपके आरबीसी का कंसंट्रेशन, दोनों का कंसंट्रेशन क्या होगा, सेम होगा। जब दोनों का कंसंट्रेशन सेम होगा तो कोई परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलेगा, जैसा आपका आरबीसी है वैसा ही रहेगा, कोई इसमें चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये तीसरा कंडीशन, तो वो समझने की ज़रूरत आपको है नहीं। इतना आपको समझ में आ गया, दो कंडीशन। तो इसी दो कंडीशन पे या इन्हीं कंडीशंस पे अगर आपको समझ में आ गया होगा तभी आपका ये प्रोसीजर आपको समझ में आ जाएगा। प्रोसीजर हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम स्पेसिमेन देख लेते हैं। स्पेसिमेन सैंपल आप क्या लोगे, हेपेरिनाइज्ड वीनस ब्लड लोगे। तो ये एग्जाम में पूछता है कॉम्पिटिशन में, इसलिए आप याद रखना हेपेरिनाइज्ड ब्लड आपको लेना है, ठीक है। और उसके अलावा ऑक्सीलेटेड या सैचुरेटेड या EDTA ब्लड आप अवॉइड करेंगे, क्योंकि इसमें सॉल्ट होता है, एडिशनल सॉल्ट आपके जो टेस्ट है, क्योंकि उसी पे बेस्ड है, इसलिए ये इंटरफेयर करेगा, तो हम ये अवॉइड करते हैं, ठीक है। टेस्ट अगर आप इमीडिएट नहीं लगाते हैं, वैसे आपको जल्दी लगाना है, अगर आप नहीं लगाते हैं तो आपको क्या करना है, प्रिजर्व करना है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और विदिन 6 आवर के अंदर आपको ये टेस्ट परफॉर्म कर लेना है, क्लियर। तो ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप ये एक्स्ट्रा नॉलेज आप ज़रूर लेकर के रखें, ताकि जब भी कंपटीशन एग्जाम में पूछे आप इसका आंसर करेक्ट कर पाएँ। ये नहीं है कि आपने ये पढ़ा नहीं है, आपको आता नहीं है। रिएजेंट के अगर हम बात करें तो ये रिएजेंट सारे पढ़ लेना आप, क्या क्या रिएजेंट है। NaCl तो आपको चाहिए है, ठीक है, परसेंटेज में चाहिए 90 ग्राम सोडियम क्लोराइड, डाइसोडियम हाइड्रोजन फास्फेट, उसके बाद सोडियम डाइहाइड्रोजन फास्फेट, डिस्टिल वाटर, और रिक्वायरमेंट में टेस्ट ट्यूब, पिपेट्स, फोटोमीटर और ग्राफ पेपर वगैरह सब चाहिए आपको, क्लियर। अब हम चलते हैं क्लिनिकल सिग्निफिकेंस से पहले हम प्रोसीजर को समझ लेते हैं। प्रोसीजर क्या है आपका, ये जो चार्ट आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, ये जो चार्ट आपको देखने को मिल रहा है, इसमें आपको 12 नंबर डले हुए दिख रहे हैं, 1 से लेकर 12 तक। तो 12 आपको क्या लेना है, टेस्ट ट्यूब लेना है। कितने, 12 टेस्ट ट्यूब। उसमें क्या क्या मिलाना है, देखो, पहला चीज़ 1% NaCl डेल लेना है ml में। कितना परसेंट, 1% NaCl और डिस्टिल वाटर, ये दो चीज़ आपको ऐड करना है सबसे पहला, ठीक है। मैक डाइल्यूशन बफर सेलाइन 12 टेस्ट ट्यूब H पर चार्ट, इस चार्ट के अनुसार आपको बनाना है। 12 टेस्ट ट्यूब लिया, 12 टेस्ट ट्यूब में पहले वाले में आपको 4.5 ml 1% NaCl और 0.5 आपको क्या लेना है, डिस्टिल वाटर। किसमें, पहले वाले में। दूसरे टेस्ट ट्यूब में कितना, 3.75 आपका 1% NaCl और 1.25 आपका डिस्टिल वाटर। तो इसका परसेंटेज फाइनल कंसंट्रेशन आपको निकल करके आएगा यहाँ पर NaCl का, ये आपको देखने को मिल रहा है। पहले टेस्ट ट्यूब में 0.9% निकलेगा, उसके बाद दूसरे वाले में 0.75, इस तरीके से ये 12 टेस्ट ट्यूब का आप परसेंटेज देख सकते हैं। तो मेनली यह चार्ट है, चार्ट के अनुसार ही आपको प्रिपेयर करना है सारी चीज़ें। इतना क्लियर हो गया आपको। अब ये सारा टेस्ट ट्यूब में आपने ये दोनों चीज़ें ऐड करने के बाद टेस्ट ट्यूब में आपको क्या ऐड करना है, 0.5 ml आपको ब्लड सैंपल ऐड करना है। सभी टेस्ट ट्यूब में 12 के 12 टेस्ट ट्यूब में आपको
ब्लड ऐड कर देना है। उसके बाद मिक्स करेंगे अच्छे से और उसके बाद रूम टेम्परेचर पे आप 30 मिनट के लिए आप इसको रख देंगे। 30 मिनट को पर रखने के बाद आपको ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व क्या करना है? हीमोलाइज। हीमोलाइज सैंपल कैसे दिखाई देता है आप सभी को पता है। इससे पहले मैंने हीमोलाइज ब्लड के ऊपर वीडियो बनाया था, किस तरीके से दिखाई देता है आपको पता है। अगर हीमोलाइज्ड हो गया ब्लड तो आपको सीरम का कलर किस तरीके से देखने को मिलता है वो आपको पता है, आइडिया आपको लग जाता है हीमोलाइसिस किस तरीके से देखने को मिलता है। ठीक है, तो वो फोटोमेट्री में भी आप देख सकते हैं हीमोलाइज किस तरीके से आपको दिखाई देता है। और आपको हीमोलाइज देखना है किस टेस्ट ट्यूब में दिखाई दे रहा है, इनमें से 1 से लेकर 12 तक, तो आप ये परसेंटेज देखेंगे। अब क्लिनिकल सिग्निफिकेंस हम समझेंगे। इतना आपको समझ में आ गया, प्रोसीजर बहुत आसान है। अब क्लिनिकल सिग्निफिकेंस समझेंगे, बहुत आसान है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर कॉन्जेनाइटल स्फेरोसाइटोसिस है, जन्मजात, ठीक है, तब रेड सेल आपके हीमोलाइज होंगे 0.55% में। 0.55% कौन सी टेस्ट ट्यूब में है आपको देखने को मिल रहा है? ये वाला है। ठीक है, तो ये कौन सा टेस्ट ट्यूब है? नंबर इसका 5वां नंबर। ठीक है, तो 5वें नंबर टेस्ट ट्यूब में आपका ये देखने को मिल रहा है 0.55%। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस टेस्ट ट्यूब में अगर हीमोलाइज आपको दिख गया मतलब कंडीशन कौन सा है? कॉन्जेनाइटल स्फेरोसाइटोसिस। ठीक, उसके बाद अगर नॉर्मल सेल है तो वो हीमोलाइज होगा आपका 0.45। 0.45 कहाँ पर है? ये वाला है। ठीक है, तो ये कौन सा है? 7वें नंबर का। क्लियर? अगर कोई पेशेंट थैलेसीमिया से ग्रसित है या थैलेसेमिक टारगेट सेल्स हैं तो वो हीमोलाइज हो जाएगा आपका 0.3% में। तो 0.3% कहाँ पर है? ये। ठीक है, तो 0.3% आपको देखने को मिल रहा है 10वें नंबर के टेस्ट ट्यूब में। ठीक है, तो 10वें नंबर पे अगर हीमोलाइज हो रहा है तो वो कौन सा कंडीशन है? थैलेसेमिक टारगेट सेल। इतना आपको समझ में आ गया क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। तो बस इतना सा है और प्रोसीजर मैं आपको समझा दिया हूँ, आसानी से आप इसको कर सकते हैं प्रैक्टिकल। ठीक है, तो ये सारा चीज़ आपको समझ में आ गया, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया। नहीं आया होगा एक बार और आप देखेंगे, आसानी से आराम से देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत आसान है। और आपको MCQs की अगर नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन पे ईमेल दिया है, वहाँ से आप हमें ईमेल कर सकते हैं, मंगवा सकते हैं। हमारा MCQs के नोट्स भी हैं, आप लोगों के लिए बनाए हैं, तो वो आप कर सकते हैं ऑर्डर। और अमेज़ॉन का लिंक भी दिया हुआ है, सॉफ्ट कॉपी अगर आपको चाहिए तो। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।